गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जय पाटिल फिर से एक बेहतरीन वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये जो वीडियो रहेगी, ये आज की वीडियो आपके चैप्टर की आखिरी वीडियो रहेगी, जिसमें हम देखने वाले हैं सेल डिवाइडेशन का मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन टॉपिक डिफिकल्ट है। उसका नाम है मियोसिस। क्या नाम है उसका? मियोसिस। इसके पीछे की जितनी वीडियो हुई थी उसमें हमने माइटोसिस देखा, अमाइटोसिस देखा, नेक्रोसिस देखा, एपोप्टोसिस देखा, और आज हमने एंड वाले टॉपिक को कवर करना है जो है मियोसिस। बहुत सारे बच्चों को ना ऐसे उलझी हुई डायग्राम देखने के बाद थोड़ा सा डर लगता है। कोई टेंशन मत लो, पेन पेपर साइड में लेके बैठ जाओ, पूरा वीडियो देखो, बाद में स्क्रीनशॉट मार लेना। एक बाजू में नोट्स है, दूसरे बाजू में पूरी की पूरी प्रोसेस है, क्लियर हो जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं हम मियोसिस प्रोसेस की। सबसे पहले ये समझकर कि मियोसिस प्रोसेस आखिर कौन से सेल में होती है। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको यहां पर ही क्लियर कर देता हूं कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, अपनी जो ह्यूमन बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी बनी है 220 टाइप के सेल्स है। 220 सेल से नहीं, 220 टाइप की सेल्स है। इसमें 3 सेल्स मेजर रहते हैं, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के बाद रहता है आपके ज़ोमैटिक सेल्स, और ज़ोमैटिक सेल्स के बाद बच्चों रहता है आखिर में कौन सी सेल? जर्म सेल। अभी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना, पैदा भी नहीं होता, क्या बोल रहा हूं, जब मैं पैदा हो गया था तब मैं इत्तू सा था, अब इतना बड़ा हो गया हूं। इसका मतलब मेरी हाइट बढ़ गई है। पहले मतलब वजन कितना था? 3 किलो, 3.5 किलो, अब 55 किलो का वजन हो गया। मतलब वेट भी बढ़ गया है, अभी हाइट भी बढ़ गई है, वेट भी बढ़ गई है, मतलब मेरे बॉडी की क्या हो गई है? ग्रोथ हो गई है। तो ये जो ग्रोथ हो गई है, उस ग्रोथ को करने के लिए बच्चों जो सेल मदद करती है उस सेल्स को क्या बोलते हैं? ज़ोमैटिक सेल बोलते हैं। और जो सेल्स आपको रिप्रोडक्शन करने के लिए मदद करती हैं, ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स बोलते हैं। तो अगर ज़ोमैटिक सेल्स डिवाइड होके 2 सेल्स को बनाती है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है माइटोसिस, जिसकी मदद से अपनी बॉडी की ग्रोथ होती है। और अगर जर्म सेल डिवाइड होती है 2 सेल में या फिर 4 सेल में, तो ये जो जर्म सेल का डिवाइडेशन है, इस डिवाइडेशन को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। तो अगर ज़ोमैटिक सेल में डिवाइडेशन होता है तो माइटोसिस, और अगर जर्म सेल में डिवाइडेशन होता है तो मियोसिस। लेकिन ये जो डिवाइडेशन है ना बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है। मतलब क्या? माइटोसिस में अगर आपकी एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम रहेंगे तो डिवाइड होने के बाद भी दूसरी जो 2 सेल्स बनने वाली है, उन 2 सेल्स के बाद पास भी कितने कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 46 क्रोमोसोम आएंगे। लेकिन भैया ऐसा मियोसिस में नहीं होता। मियोसिस बोलता है वो तो माइटोसिस कर ही रहा है ना, उसके पास भी तो 46 क्रोमोसोम आ रहा है, मैं कुछ अलग करूंगा। और अलग करने के चक्कर में अपनी जो एक सेल है, ये सेल जब मियोसिस में डिवाइड होती है तो अपने क्रोमोसोम का नंबर बेटा हो जाता है हाफ। क्या हो जाता है? हाफ। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो होती है जर्म सेल में, और जर्म सेल में डिवाइडेशन होने के बाद जर्म सेल्स के जो 46 क्रोमोसोम हैं वो कितने कितने सेल में डिवाइड होते हैं? 23 सेल में डिवाइड होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मियोसिस बोला जाता है। और आफ्टर मियोसिस, जब मियोसिस कंप्लीट हो गई है वो, तो जर्म सेल्स जो 46 क्रोमोसोम वाले थे वो 23 क्रोमोसोम वाले सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हीं 23 क्रोमोसोम वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं, जो आगे चलकर हमें रिप्रोडक्शन के लिए मदद करेंगे। सर यहां तक समझ में आ गया। बस एक मन में दिक्कत आ गई है कि माइटोसिस में 46, कंप्लीट होने के बाद भी 46, तो मियोसिस में 23 क्रोमोसोम करने की जरूरत क्या है? बच्चों 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आपको अगर पैदा करने का है किसी बच्चे को, अकेले करोगे? नहीं भाई, मतलब लड़की तो लगेगी ना। तो इसका मतलब क्या रहता है कि एक मेल और एक फीमेल, सीधा कर देता हूं, एक फीमेल, राइट, जब आपस में आते हैं तो क्या बनता है? बेबी बनता है। मतलब क्या? इनकी शादी हो गई तो उसके बाद जो कुछ हो गया उससे क्या बन गया? बेबी बन गया। मतलब मदर भी लगती है, फादर भी लगता है, उसके बाद कौन पैदा होता है? बच्चा पैदा होता है। मतलब मदर से एक सेल आ गई, एक सेल कहां से आ गई? फादर से आ गई। तो आप ही सोचो, अगर मदर के पास जो सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम है,
फादर के पास जो सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो दोनों को मदद से जो बच्चा पैदा होगा उसके पास दोनों का कॉम्बिनेशन 92 क्रोमोसोम वाली सेल पैदा होगी, और ऐसा बच्चा कभी भी जी नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, जितना भी इंसान पैदा होने वाले हैं उनको नॉर्मल रखने के लिए अपने को कितने क्रोमोसोम देने पड़ते हैं? अपने को देने पड़ते हैं 46 क्रोमोसोम। तो अगर बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम भेजने के हैं तो एक सेल मां से आएगी, एक सेल पापा से आएगी। तो मां से सेल जो आएगी उसके पास रहेगी 23 क्रोमोसोम, पापा के पास से जो आएगी वो रहेगी 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम। अब बच्चा कितना पैदा होगा? 46 क्रोमोसोम वाला, मतलब नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। और ये नॉर्मल बच्चा पैदा हो इसलिए क्या चाहिए? गैमेट्स, जिसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, जो कौन से प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं। तो अभी ये जो मियोसिस प्रोसेस है वो दिखने के लिए तो आपको इतनी लंबी चौड़ी दिखेगी, मेन 8 टाइप्स, उसके बाद 5 सब टाइप्स। देखो यहां पर एक चार्ट दिया है, जो चार्ट आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर करेगा। इतना आपको नहीं पढ़ना है, आपको मियोसिस में बस एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, वो कंसेप्ट है प्रोफेज 1 की कंसेप्ट। क्योंकि आज तक जितने भी मेजरली सवाल 95% मियोसिस से पूछे गए हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं? प्रोफेज टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी जो स्टेप्स है वो ऑलरेडी माइटोसिस में कवर ही की जाती है। अगर आपको माइटोसिस समझ में आ गया, मतलब ये जो बाकी की 8 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है, वो क्लियर हो गए। तो मियोसिस में एक ही ऐसी स्टेप है जो अलग से परफॉर्म होती है, जिसको बोला जाता है प्रोफेज 1। तो जो पेपर सेटर है उसके बाल झड़ गए पेपर सेट करते करते, तो आपसे बेहतर जानता है कि कौन सा सवाल डालने का है। तो जो रिपीट हुआ है उसको वो कभी नहीं डालेगा। वो किसको डालेगा? प्रोफेज 1 वाले टॉपिक को डालेगा, जिसमें ये 5 सब फेज रहेंगे। तो देखो बच्चों, मियोसिस जो है, मियोसिस 2 स्टेप के मदद से परफॉर्म होता है। पहले स्टेप को बोला जाता है मियोसिस 1, दूसरे स्टेप्स को बोला जाता है मियोसिस 2। ऐसा क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ऐसे झंझट वाला नाम दिया क्यों है? मान लो आपकी जो एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो गए, ओके, तो डिवाइडेशन हो गया एक बार। फिर से ये जो एक सेल थी वो 2 सेल में डिवाइड हो गए, तो कितने बार डिवाइडेशन हो गया? 2 बार डिवाइडेशन हो गया। तो ये जो डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन कौन सा है? मियोसिस वाला है। ये डिवाइडेशन भी कौन सा है? मियोसिस वाला है। तो भैया गड़बड़ हो गई ना। अपने को कैसा पता चलेगा कि मियोसिस पहला हुआ है या मियोसिस दूसरा हुआ है? तो इसलिए हमने इसको नंबर दे दिए, जिससे अपने को ये पता चले कि अगर मियोसिस 1 लिखा है मतलब ये वाला डिवाइडेशन हुआ है, अगर मियोसिस 2 लिखा है तो कितनी बार डिवाइडेशन हो गया है? 2 बार डिवाइडेशन हो गया है। तो मियोसिस में बच्चों कितने बार डिवाइडेशन होता है? 2 बार डिवाइडेशन होता है। पहली बार जो डिवाइडेशन होता है उसको बोला जाता है मियोसिस 1, दूसरे बार जो डिवाइडेशन होता है उसको बोला जाता है मियोसिस 2। कंसेप्ट समझ में आ रही? आनी ही चाहिए, 100% आएगी ही अगर आप ठीक से फोकस करेंगे तो मियोसिस 1 के होते हैं 4 फेज और मियोसिस 2 के भी कितने होते हैं? 4 फेज। सबसे पहले ये क्लियर कर लो, जो माइटोसिस के 4 स्टेप्स थे वही मियोसिस के 4 स्टेप है। पहला होता है प्रोफेज, उसका बाद होता है मेटाफेज, उसके बाद होता है एनाफेज, उसके बाद होता है टेलोफेज। इसमें सेम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अभी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 ये दिखाता है कि ये 4 स्टेप किसके हैं? मियोसिस 1 के हैं। और ये 2 दिखाता है, वो 2 ये आपको ये दिखा रहा है कि ये स्टेप किसके हो रहे हैं? मियोसिस 2 के हो रहे हैं। तो हमने जो रोमन नंबर दिए हैं वो रोमन नंबर अपने को स्टेप्स की नंबरिंग देने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक जो है अपना प्रोफेज 1। बच्चों याद रखना, मियोसिस से 95% क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है। तो अपना जो मियोसिस 1 है उसकी जो सबसे इनिशियल स्टेज है उस इनिशियल स्टेज को बोला जाता है प्रोफेज 1, जो फॉलोइंग 5 स्टेप में डिवाइड है। जिस 5 स्टेप्स की शुरुआत होती है पहले प्रोसेस से, जिसको बोला जाता है लेप्टोटेन। लेप्टोटेन कुछ डिफिकल्ट नहीं है भैया। लेप्टोटेन में होगा क्या? एकदम सिंपल से स्टेप होगी कि सबसे पहले तो आपके पास रहेगी एक सेल और उस सेल के पास रहेगा न्यूक्लियस। तो भैया न्यूक्लियस भैया तो आ गए, तो इसके साथ साथ क्या रहेगा? डीएनए रहेगा। अभी जैसे किसी लड़की ने कंघी को घुमाया,
अपने बालों के ऊपर, तो उसके बाद उसके जो बाल थे वो ऐसे उलझे हुए बाहर निकल गए आधा किलो। वो नहीं रहता हेयर फॉल का प्रॉब्लम, तो वो जो बाल है वो ऐसे आपस में उलझे हुए रहते, तो वैसा सेम उलझा हुआ आपका नॉर्मल सेल रहता है डिवाइडेशन के पहले। लेकिन आपने इसको ऑर्डर दे दिया, भैया चुस्त मत बैठ, तेरे को डिवाइडेशन करने का है, तो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये जो ऐसा फैला हुआ डीएनए है, जो एक दूसरे में ऐसा गुंथा हुआ है, ये डीएनए कंडेंसेशन करने के लिए स्टार्ट करता है। कंडेंसेशन मतलब क्या, ये और लपेटता है, जैसे कि ये अगर सेल है, ये आपका डीएनए है, तो ये ऐसा लपटने के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हो गया भैया, तो कंडेंसेशन हो गया स्टार्ट। इस पे थ्रेड लाइक डीएनए था, वो थ्रेड लाइक डीएनए क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आने के लिए स्टार्ट हो गया। पहला इवेंट तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, धीरे धीरे करके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होने के लिए क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो भैया इतना ही है आपका लेप्टोटेन। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ काले नीले लाल पीले क्या हो गए, क्रोमोसोम तैयार हो गए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है, जिस सेकंड स्टेप को क्या बोला जाता है, जाइगोटेन बोला जाता है। जाइगोटेन में होता क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम मिक्स है, और अगर आप वहां पर देखोगे तो काले के साथ काला है, लाल के साथ लाल है, तो इत्तेफाक नहीं है। इसको बोला जाता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सर होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये कौन सी कंसेप्ट आ गई भैया, ये एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है। जैसे दोस्ती करने के लिए इससे पहले गुण मैच होने चाहिए थे, अब लोगों के कांड मैच होते हैं। हमारे दोस्तों के साथ गुण मैच नहीं होते, कांड मैच होते हैं। तो जिसके कांड अपने साथ मैच होते हैं उसको हम दोस्त बना लेते हैं, बराबर। तो जिसके गुण, जिसके कांड अपने साथ मैच हो गए, जो अपने जैसा कुछ दिखाता है, उसके साथ हम क्या कर देते हैं, दोस्ती कर देते हैं। तो वहां पर भी सेम होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ढूंढते हैं कि अपने जैसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन दिखाने वाला क्रोमोसोम क्या है। तो जब दो सेम क्रोमोसोम, या फिर ये पूछ सकते हो कि दो सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन दिखाने वाले क्रोमोसोम जब पास में आते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब दोस्त थे, जो दोस्त अभी क्या आ गए, पास में आ गए, और उसी पेयर को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर तैयार होना, जो किस में हो जाता है, जाइगोटेन में होता है। तो देखो यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, लेकिन धीरे 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 ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम होती जाती है। तो आप देखोगे कि लेप्टोटेन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी ज्यादा थी, जाइगोटेन में क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी और कम हो गई, और आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब साथ में जेनेटिक इंफॉर्मेशन दिखाने वाले क्रोमोसोम पास आ गए। और उसके बाद आपकी थर्ड नंबर रिएक्शन क्या, प्रोसेस, रिएक्शन तो केमिस्ट्री में होती है। प्रोसेस कौन सी स्टार्ट होगी, पैकाटेन स्टार्ट होगी। अभी आपको जो बोलना है, पैकाटेन बोलना है, पकाइटेन बोलना है, पकाओ बोलना है, जो बोलना है आप बोल सकते हो, हजारे भर के प्रोनाउंसिएशन है। ओके, तो ये जो पैकेटेन है, इस पैकेटेन में इनके बीच की करीबियां और बढ़ती है, दो दोस्त और करीब आने लगे। और आप यहां पर देखोगे कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के यहां पर ऐसा क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। मतलब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर स्ट्रक्चर। अभी इनको मजा नहीं आ रहा है एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए, क्रॉस करने के लिए। इसके पीछे का बच्चों एक रीजन है। सर वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि इनको अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करना रहता है। तो अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो यहां पर कंसेप्ट समझ में आ गई। ओके, क्रॉसिंग ओवर स्ट्रक्चर मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर जिसकी मदद से जो आपके दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो आपस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस फोर्थ नंबर प्रोसेस को बोला जाता है डिप्लोटेन। जो देखो जितनी एनर्जी में यहां पर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, अगर सोते हुए दिखाई दिए, देखना जितना जोर से मैं बोल रहा हूं उतना जोर से सुनो। दोनों आंखें खुली रख के, मुंह खुला रख के, कान खुला रख के सुनो। फोर्थ नंबर प्रोसेस कौन सी आ गई, डिप्लोटेन आ गई। कौन सी आ गई, डिप्लोटेन। डिप्लोटेन में क्या होता है कि भैया अभी जो कुछ करना था वो तो कर लिया, राइट। अभी दूर जाते हैं,
ये तो आप बोल सकते हो, जाने दो, जो जनरेशन जेड वालों का जाने दो, उसको बारे में कुछ नहीं देखना। आप ये समझ लो कि ये जो पास्ट है वो पास होने के बाद अभी इनके बीच की दूरियां बढ़ रही है। कितना दर्द के साथ बोल रहा हूं कि इनके पास की जो दूरियां थी वो दूरियां अब बढ़ रही है, मतलब ये एक दूजे से दूर जा रहे हैं। क्या हो रहे? दूर जा रहे, लेकिन कंप्लीटली दूर गए क्या? कंप्लीटली दूर नहीं गए, अभी भी इनके मन के अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग है। तो आप देखोगे कि एक दूजे से थोड़ा कुछ होना, अटैच रही है। ये बोल रहा है मेरे को तेरे साथ में नहीं बोल रहे ना, वो बोल रही है मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना, लेकिन इनके जो दिल है वो दिल आज भी क्या है? जॉइंड है। ऐसा आप शायद याद रखा, तो ऐसा एग्जाम में लिख के मत आना, और लिख के आएगा तो मेरा नाम भी लिख के मत आना कि जय सर ने सिखाया है। मैं तो बस आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि यहां पर क्या हो जाता है कि क्रॉसिंग ओवर स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है और उसके बाद चाइज़-माटा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या? आपके जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से निकलकर इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें वो एक दूसरे से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। एकदम ऐसा कंप्लीट नहीं, लेकिन उनके जो दो छोर है वो दो छोर अटैच रहते हैं। और यहाँ पर जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो गई बच्चों? शेयर हो गई है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? चाइज़-माटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे और कम होती होती चली जाती है। और उसके बाद आती है आपके प्रोफेज 1 की आखिरी स्टेप, जिस आखिरी स्टेप को क्या बोला जाता है? डाइकाइनेसिस बोला जाता है। जिस डाइकाइनेसिस में जो कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है और आपके जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेंट्रियोल्स क्या आ जाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। अभी कोई नया रहेगा तो उसको ये मालूम नहीं रहेगा कि सेंट्रियोल्स क्या है। ये जो दो क्रोमोसोम है ना, इनको अपने को दूर बुलाने का है तो खींचना पड़ेगा। तो खींचने के लिए आपको रस्सी चाहिए और वो रस्सी जो बनाते हैं उनको बोला जाता है सेंट्रियोल। तो ये होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको क्या बोला जाता है? प्रोफेज 1 बोला जाता है। अभी बाकी के जितने स्टेप है वो एकदम सिंपल है, जो आपने सेम माइटोसिस में देखे। क्या हो जाएगा? ये जो पर्टिकुलर अपने बस मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये जो आपके पर्टिकुलर क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम सारे के सारे एक सीधे लाइन में आ जाएंगे, राइट। 46 क्रोमोसोम जो है उनकी 23 पेयर जो है वो सीधे एक क्रोमोसोम में, वो सीधे एक लाइन में आ जाएंगी। और जब वो सीधे एक लाइन में आते हैं तो उनको बोला जाता है मेटाप्लेट। अभी मैं इसको फास्ट क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि ये मैंने इससे पहले माइटोसिस में एक्सप्लेन किया, तो आप वो वाली वीडियो भी जाकर देखते हो तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी। और इसके ऊपर ज्यादा सवाल भी नहीं उठता, तो 2 मिनट के अंदर इसको क्लियर करते हैं। तो क्या हो जाता है? चाहे जितने की बस डिफरेंस क्या रहेगा कि जब आप माइटोसिस करते हो तो माइटोसिस में एक एक क्रोमोसोम रहता है, किसमें? मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज में। और वही जब आप क्या करते हो? मेटाफेज करते हो, लेकिन वो मियोसिस में करते हो तो इसमें क्रोमोसोम के क्या रहते हैं? पेयर रहते हैं। उसके बाद चालू होगी आपकी एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जाता है कि आपके ये जो स्पिंडल फाइबर निकल जाते हैं, जो स्पिंडल फाइबर आपके जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। क्रोमोसोम को सेपरेट करने के बाद एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए और आपकी जो एक सेल थी वो एक सेल टूटकर कितने सेल में बन गई है? 2 सेल में बन गई है। लेकिन अभी तक इसका पूरे तरीके से कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता। तो उसके बाद चालू रहती है मियोसिस 2, जिसमें ये जो सेल है वो सेम प्रोसेस के मदद से टूटती है और इसके वजह से इसके पास कितने कितने क्रोमोसोम आ जाते हैं? 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं, जिसमें सेम ये जो मैंने आपको प्रोफेज ओफेज समझाया है वो सेम प्रोसेस इसमें रिपीट होती है। बस एक डिफरेंस रहता है कि यहाँ पर प्रोसेस की जो 5 स्टेप हुई है ऐसी 5 स्टेप यहाँ पर नहीं होती, सीधा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपने अगर मेरी वो माइटोसिस की वीडियो भी देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? सिर्फ आपका प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद क्या हो जाता है? क्रोमोसोम की पेयर जो रहती है वो पेयर एक सीधे लाइन में आ जाती है, उनको खींचकर सेपरेट किया जाता है। तो आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, यहां पर एक न्यूक्लियस बन गया, यहां पर एक न्यूक्लियस बन गया, मियोसिस 1 खत्म हो गई। उसके बाद आफ्टर मियोसिस 1 आपके पास 2 सेल बनती है, उन 2 सेल में फिर से मियोसिस होता है। मतलब ये 4 स्टेप होती है कि फिर से आपका क्रोमोसोम को 2 हिस्से में तोड़ा जाता है।
दो हिस्सों में तोड़ने के बाद दो न्यूक्लियस बने जाते हैं। तो मियोसिस 1 में आपके पास बनी 2 सेल और मियोसिस 2 में आपके पास बनी 4 सेल, जिन 4 सेल के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है, जिनको बोला जाता है हैप्लॉइड सेल, और ये रहती है मियोसिस। तो जितना डिटेल में मैं सिंपल वर्ड के साथ एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। माना कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्या हो जाए है, कवर हो गए। दोस्तों अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, उसको मैं अगली वीडियो में फिर से रिपीट नहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।